नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम उन प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासुए से किसने मानी है? आपके पास ऑप्शंस में हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, गार्सदत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासुए से गार्सदत्तासी ने मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है कल्याणी, पर्दे की रानी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने अपने अजनबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कल्याणी जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है 1939 ईस्वी का। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्दे की रानी की रचयिता कौन है। बताइए, पर्दे की रानी की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, ईला चंद्र जोशी जी का उपन्यास है ये 1942 ईस्वी का, पर्दे की रानी। ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसकी रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है 1946 ईस्वी का। अपने अपने अजनबी, इसके रचयिता कौन है? अपने अपने अजनबी अज्ञे जी। ठीक है। किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का उपन्यास है 1961 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? ये चारों नाटक किसके हैं, पहले आप लोग ये बता दीजिए। बिल्कुल सही। किसके नाटक है ये? जयशंकर प्रसाद जी के। अब बताइए कि कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी या गणेश बिहारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? आप जानते हैं कि मिश्र बंधु 3 भाई थे। ठीक है। उन 3 भाइयों के नाम क्या क्या थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं थे। 3 भाई कौन कौन से थे? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं छाया और प्रभा, मर्यादा और हंस, प्रेमचंद या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मर्यादा और हंस के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, 1919 से 1922 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक या 1920 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युग की काल अवधि क्या मानी जाती है? बताइए, भारतेंदु युग का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो है वो भारतेंदु युग का समय माना जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का।
भारतेंदु युग का समय क्या माना जाता है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद किसका प्रतीक है? ये लीजिए, मैं प्रश्न को रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद किसका प्रतीक है? आपके पास ऑप्शंस में है कामना, व्यक्ति, हृदय या बुद्धि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बात आपकी ये क्लियर हो चुकी है कि बूंद और समुद्र जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार है अमृतलाल नागर। अब आपको बताना है कि इसमें बूंद जो शब्द है वो किसका प्रतीक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बूंद किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि समुद्र किसका प्रतीक है। हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बूंद और समुद्र में समुद्र किसका प्रतीक है। बिल्कुल सही, समुद्र किसका प्रतीक है? समाज का प्रतीक है। ठीक है, और ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है 1956 ईस्वी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? आपके पास ऑप्शंस में है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मगही बिहारी की उपभाषा है, बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, मगही किसकी बोली है? बिहारी की। हमारा अगला प्रश्न है, हम हजमत के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामदास मिश्र, श्री राम शर्मा, कृष्णा सोबती या मैत्री पुष्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हम हजमत के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बता देना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हम हजमत के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती है। किस विधा की रचना है ये? संस्मरण विधा की। बिल्कुल सही। ठीक है, क्या है ये? संस्मरण है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है रस आखेटक, निषाद बांसुरी, दृष्टि अभिसार या पर्ण मुकुट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रस आखेटक। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1972 ईस्वी में। और निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में। दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी में। और पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी में। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, रस आखेटक। ठीक है, यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था इनमें से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यशपाल की कहानी है। आपके पास ऑप्शंस में है पंच परमेश्वर, फूलों का कुर्ता, दिवाली और होली या कोठरी की बात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से यशपाल जी की कहानी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। फूलों का कुर्ता यशपाल जी की कहानी है 1949 ईस्वी की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है। बताइए, पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी की कहानी है 1916 ईस्वी की। किसकी है पंच परमेश्वर? प्रेमचंद जी की। दिवाली और होली, इसके रचयिता कौन है? दिवाली और होली ईलाचंद्र जोशी जी की कहानी है 1942 ईस्वी की। ठीक है, और कोठरी की बात, बताइए कोठरी की बात के रचयिता कौन है?
बिल्कुल सही, अज्ञे जी। ठीक है, और 1945 ईस्वी की है ये इनकी। ठीक है, पंच परमेश्वर किसकी बताएं? प्रेमचंद जी की। फूलों का कुर्ता यशपाल जी की है, 1949 ईस्वी की। दिवाली और होली ईलाचंद्र जोशी की है, 1942 ईस्वी की। कोठरी की बात अज्ञे जी की है, 1945 ईस्वी की। क्लियर? हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा किसकी है? आपके पास ऑप्शंस में है आनंदवर्धन, विश्वनाथ, भामा या मम्मट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास परिभाषा दी गई है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसकी परिभाषा है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने दी थी ये परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ जी ने। चलिए अब आप लोग इनके ग्रंथ का नाम बताइए। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? आचार्य विश्वनाथ जी के ग्रंथ का नाम बताइए। बिल्कुल सही। क्या था इनके ग्रंथ का नाम? साहित्य दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 16, 20, 24 या 28। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। आप जानते हैं कि रोला जो है वो एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये? सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर? आप ये भी जानते हैं कि इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में कितनी होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भरत मुनि, पंडित जगन्नाथ या अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ग्रंथ के आलोचक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, परमानंद श्रीवास्तव या शिवदास सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ग्रंथ के आलोचक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के रचनाकार कौन है? शिवदास सिंह चौहान है। और अगर हम इसके समय की बात करें तो 1954 ईस्वी। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।